बेसिकली स्कूल्स में, ठीक है ना, अगर हम एक ऑन एन एवरेज देखा जाए, ऑन एन एवरेज स्कूल्स में ये चैप्टर जो है आपके पास 5 मार्क्स का मिनिमम देते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि वो क्या ये मार्किंग स्कीम रखना चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है इस चैप्टर को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। आप स्टार्टिंग में देखोगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किन किन्हों ने बातें आजमाई, किन किन्हों ने क्या बातें रखी, आप उनके बारे में पढ़ोगे। वो ऐसा पेपर में नहीं आता, वो आपका 10th क्लास का कोर्स में था, जब आपने पढ़ा होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव, डोबेनियर का लॉ ऑफ ट्राइड्स, तो ये सब चीज़ें आपने उस टाइम पे पढ़ी होगी। अब होता यह है कि इस चैप्टर में बेसिकली आते हैं ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन। अब ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन क्या हो गए कि आपका एटम का साइज़ कब बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो स्कूल वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 से उठाते हैं, और आपने देखा भी होगा जब हमने टेस्ट लिया था आप लोगों का, तो चैप्टर नंबर 2 की अच्छी खासी वेटेज थी और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको उठा के दिए थे उसमें से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ठीक है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, बट व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि देखो भाई, आपके पास अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, ठीक है ना, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं बच्चे, तो 18th सेंचुरी में देखा ये गया था कि हमारे पास 31 एलिमेंट्स वर नोन। 31 एलिमेंट्स हमारे पास उस टाइम पे क्या हो गया था, साइंस की दुनिया में आ चुके थे। अब ठीक है, 31 एलिमेंट्स आ गए थे, तो इसमें क्या बड़ी बात है भैया? बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि उन 31 एलिमेंट्स की आपको सिर्फ नाम याद नहीं करने थे, उन 31 एलिमेंट्स के आपको मास, उनकी प्रॉपर्टीज़ लाइक उनका वेट, मतलब आपके पास कलर कैसा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, वो नेचर में किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, मेटेलिक नेचर के है या नॉन मेटेलिक नेचर के है, मेटल है तो सॉफ्ट मेटल है या हार्ड मेटल है, दैट मीन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ उनकी पढ़नी थी। तो इस प्रॉपर्टीज़ के बढ़ते हुए क्रम के कारण, दैट मीन प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही है, एलिमेंट भी बढ़ रहे हैं। इवन ऐसा कहा गया है कि आपके पास लगभग 18th सेंचुरी के मिड में, ठीक है ना, 18th सेंचुरी के मिड में आते आते 63 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक है ना, हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो हो गए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। और टिल डेट आज के समय पे एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 118 एलिमेंट है, जिसमें कहा जाता है कि उन 118 में से 92 एलिमेंट्स तो हमारे पास कैसे हैं, नेचुरल है, और बाकी के जो 26 एलिमेंट्स है वो हमारे पास सिंथेटिक है। सिंथेटिक जिसको आप लोग मैन मेड बोलते हो, ठीक है ना, कैसे हमारे पास मैन मेड है। अब ये सारा डेटा आपको याद नहीं करना है, ये क्या है, चैप्टर का बेसिक है, चैप्टर की शुरुआत हो रही है, चैप्टर की शुरुआत के लिए एक बेसिक डेटा है जो आप लोगों को बताया जा रहा है एनसीईआरटी द्वारा। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि 18th सेंचुरी के आसपास 31 एलिमेंट्स आ गए थे, उसके मिड में जाते जाते 63 एलिमेंट्स आ गए थे, और एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से टिल डेट हमारे पास कितने एलिमेंट है बच्चे? 118 एलिमेंट है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स तो नेचर से मिले हैं, कोई ओर के फॉर्म में मिला है, कोई ऑक्साइड के फॉर्म में मिला है, कोई नाइट्रेट के फॉर्म में मिला है, कोई सल्फेट के फॉर्म में मिला है, वो उस टाइप से एक्सट्रैक्शन हुआ है। और कुछ एलिमेंट्स आपके मैन मेड है, जो लोगों ने, साइंटिस्टों ने काम कर करके लैब में डिस्कवर करे हैं। अब होता यह है कि ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए थे, अब इतने सारे एलिमेंट्स का हम करें क्या? उसने कहा इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ निकालो। प्रॉपर्टीज़ आई मार्केट में, मेल्टिंग पॉइंट आया, बॉइलिंग पॉइंट आया, पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इनकी निकाली गई। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद बात ये थी कि इसको हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना था, इसको हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना था। हमने कहा ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाने की क्या बात है, जो एलिमेंट पता है उसके बारे में पढ़ लो। कह रहा भाई इसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों का घर का किचन, ठीक है ना, कैसे? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे भाई मदर जो है कहीं पे चली गई बाहर अपनी छुट्टियों में, ठीक है ना, अपनी नानी के पास तुम लोग चले गए। अब हुआ ये कि तुम लोग घर आ गए, ठीक है, और मम्मी वहीं रुकी हुई है अभी। अब तुम घर आ गए, तुमने सोचा कि चलो आज हम घर पे अकेले हैं, कुछ बना लेते हैं। अब जैसे ही तुम बनाने जाओगे, तुम बर्तन तो निकाल लोगे, ठीक है ना, साथ ही साथ जो भी ऑयल तुम यूज़ करते होंगे वो साइड में रखा रहता है, वो भी निकाल लोगे। अब जो तुम्हें सामान चाहिए वो नहीं मिलेगा। तुम मुझे बोलोगे मम्मी पास्ता कहाँ रखा हुआ है, मम्मी बोलेगी, मम्मी को फ़ोन करोगे, मम्मी बोलेगी देख वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है ना, उस बॉक्स के अंदर पास्ता रखा हुआ है तेरा, एकदम मिल जाएगा। तुमने पास्ता निकाल लिया, अपना उबाला वगैरह, उसको बनाने जा रहे हो। अब तुम्हें मसाले नहीं मिल रहे, तुम बोलोगे मसाले कहाँ हैं, तो मम्मी बोलेगी ऊपर से सेकंड ड्रॉर खोल, वहाँ पे सारे मसाले रखे हुए हैं, ठीक है ना, तुम्हें वो सारे मसाले मिल जाएंगे। अब इतना ईजी क्यों है?
वो जो हमारे से दूर बैठी हुई है हमारी मदर, उसको सिर्फ एक फ़ोन कर रहे हैं और वो सारी डिटेल फटाफट दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने किचन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा रखा है। उनको पता है कि मेरा किचन किस तरीके से रखा जाना चाहिए। उनको पता है कि जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, अपने लाइक चीनी, आपकी चाय पत्ती, आपका नमक, उनको मम्मी क्या करेगी, हमेशा गैस के पास रखेगी। क्यों? क्योंकि आप चाय सुबह शाम बनती रहती है, तो फटाफट चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, चाय बन गई। ठीक है ना। दाल जो होंगी, जो मोस्टली दाल यूज़ करती है, लाइक येलो दाल हो गई आपके पास, लाइक आपकी चने की दाल हो गई, आपके छोले हो गए, आपके राजमा हो गए, उसको आगे रखेंगी। और वो दाल जो बहुत कम यूज़ करती है मम्मी, जैसे लोबिया हो गई, ठीक है ना, और भी कोई दाल होती है, तो उनको पीछे की तरफ रखती है। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे मसाले हो गए, जो मसाले डेली यूज़ में काम आने हैं उनको आगे रख देंगी, और जो बहुत टाइम बाद यूज़ होते हैं कभी कभार, उनको पीछे की तरफ रख देंगी। इवन जो पकौड़े बनाने का सामान होता है, बेसन, मैदा, सूजी, उनका अलग सेक्शन होगा, चावल आटे का सेक्शन अलग होगा। तो उनको सब ऑर्गेनाइज्ड वे में पता है कि चीज़ें कहाँ रखी गई है और किस तरीके से रखी गई है। इसके वजह से होता यह है कि जब कभी भी उन्हें कोई भी चीज़ उठानी है, वो सिंपल सी एक बात बोलेंगे कि भाई दाल वाला ड्रॉर खोल, और दाल वाले ड्रॉर में सबसे आगे रखी हुई वाली दाल। ठीक है ना। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं आप लोगों को कि जब घर में राशन आता है तो नमकीन बिस्किट मम्मी क्या करती है, छुपा देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि निकाल के खा लेगा, गैस के लिए कुछ बचेगी नहीं। फिर जब आप पूछते हो कहाँ रखे, तब वो बोलते हैं कि देख गैस के पीछे एक डब्बा रखा हुआ है, उसके अंदर रखी हुई है, वहाँ से निकाल ले जब तुम्हारा मन कर रहा था खाने का। तो क्यों? ये सब चीज़ें उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने की वजह से इतनी सहूलियत हुई है, इतनी आसानी हुई है कि वो आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रही है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स का, जिसमें कहा जाता है कि अगर एलिमेंट्स को सही ढंग से और तरीके से लगा दिया जाए तो उसके बारे में हमें क्या मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल में नज़र तो मार ली है, क्लास 11th के बच्चे हो, नज़र मार के आए हो पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी है, क्या क्या उसके अंदर होता है। एक बहुत फेमस ग्रुप है आपके पास, ग्रुप नंबर 1, तो आपने देखा होगा उसके अंदर कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला, इसके अंदर क्या देखने को मिला कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स ये कौन है, मेटल है। और मेटल भी कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल में आते हैं। सोडियम तो बहुत सॉफ्ट मेटल है, ठीक है ना, आपके पानी के कांटेक्ट में आके और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके एकदम जल भी जाता है। ठीक है ना। तो इसके आपने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की वीडियोस भी देखी होंगी, यूट्यूब में आजकल बहुत आती है शॉर्ट्स के अंदर, कि ये सोडियम जो है पानी के अंदर डाल रहे हैं तो एकदम आग पकड़ रहा है, पॉपिंग साउंड निकाल रहा है, ब्लास्ट जैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक ही जगह उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मुझे अगर कभी भी बात करनी होगी, अच्छा सॉफ्ट मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज 1 होता है, तो मैं ग्रुप 1 उठाऊंगा, मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। पर मेन बात तो यही है कि इस एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का दिमाग लगाया किसने होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है भाई? अब मान के चलो कि आप लोग हो, ठीक है ना, आप लोग सोचते हो कि क्या यार मम्मी राशन लग जाती है, दालों को डब्बे में डालो, अरे बैग में रहने दो, क्या दिक्कत है। पर आप लोग अपनी मदर से ही तो सीखते हो कि नहीं, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लगाओगे तो चीज़ें आपको बाद में कॉम्प्लिकेट करेंगी, ढूंढने में दिक्कत होगी, काम के समय पे नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए हमारे घर की मदर को सब पता रहता है। इवन आपने बोल दिया मेरी वो ब्लू कलर की सॉक्स थी, मिल नहीं रही, मैंने यहाँ उतारी थी, मम्मी आएगी सॉक्स वाले बैग में रखी हुई, जाके चेक कर, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है। इसी तरीके से इस ऑर्गेनाइज्ड वे में किस किस बंदों ने हाथ आजमाया, जिसमें किन किन साइंटिस्टों ने अपना हाथ आजमाया, किन किन साइंटिस्टों ने अपनी शुरुआत करी, हमारे पास पहला टॉपिक इस चैप्टर का यही है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन, एक समय के बाद चीज़ों का रिपीट हो जाना सेम तरीके से। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस चीज़ के लिए हमने क्या देखा कि 18th सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स थे, मिड सेंचुरी में 63 एलिमेंट्स तक आ गए थे, और टिल डेट 118 एलिमेंट आ गए थे। तो एलिमेंट्स के बढ़ते हुए नंबर के कारण दिक्कतें आ रही थी उनके बारे में पढ़ने में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन याद करने में। तो उसी चीज़ को देखते हुए एक सबसे पहले साइंटिस्ट जो आपके पास आज आने वाले हैं, उनको मन में लगा कि क्यों ना इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आज हम सबसे पहले उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या सोच रखी, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया, कितने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाए, किस बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया। तो इन सब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वो साइंटिस्ट आज आपको देंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब देखो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब आपके पास पुराने ज़माने में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना हाथ आजमाया या कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बात रखी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हमारे आ रहे हैं, ही वॉज डोबेनियर। कौन आ रहे हैं हमारे पास, डोबेनियर जी आ रहे हैं। तो हमने बोला डोबेनियर, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है, ये साइंटिस्ट क्या करने वाले हैं।
तो उन्होंने बोला जो डोबिनियर जी है वो क्या करते हैं, एटॉमिक मास के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि डोबिनियर जी अपना जो हाथ आजमा रहे हैं पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, एक टेबल को ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाने के लिए, वो 18th सेंचुरी के आसपास काम कर रहे हैं। इनका काम करने का तरीका क्या है, 18th सेंचुरी के आसपास है। और यू नो दैट 18th सेंचुरी के आसपास 31 एलिमेंट्स तो आ चुके थे, ठीक है ना। आप लोगों को पता है 18th सेंचुरी तक 31 एलिमेंट्स तो आ गए थे। तो डोबिनियर ने बोला कि यार बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, बच्चों को याद करने में दिक्कत हो रही होगी कि कितने एलिमेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक सिंपल सी वही वाली बात है, आपके क्लास में भाई 10 बच्चे हैं और मैं बोलूँ 10 बच्चों का नाम, आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनके फादर, उनके मदर, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड सब याद करना है। टाइम लगेगा, 10 एलिमेंट्स तक आप याद कर लोगे, चलो 10 बच्चों तक याद कर लोगे। पर भाई स्कूल के बच्चे हैं, वो आगे जाके स्कूल का नंबर बढ़ेगा, 10 के बाद 15 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चों के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या करोगे, आप हेल्प लोगे कंप्यूटर की, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे कि हाँ यहाँ के कोई इस एरिया के बच्चे, कंखल के बच्चे कहाँ थे, शिवानगर के बच्चे कहाँ थे, जगजीतपुर के बच्चे कहाँ थे, रानीपुर मोड़ के बच्चे कहाँ थे। आप एड्रेस वाइज उनको अरेंज कर दोगे, ठीक है ना। फिर अल्फ़ाबेट से नाम, जैसे स्कूल में होता है ए नाम के बच्चे पहले, फिर बी नाम के, फिर सी नाम के, फिर डी नाम के, इस तरीके से अरेंजमेंट करोगे। तो डोबिनियर ने क्या कहा, क्योंकि उस समय पे कौन सी चीज़ नोन थी, उस समय पे हमारे पास एटॉमिक मास नोन था, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे हर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ट्रिक बना रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ क्या हुआ, जब हम यही चीज़ दूसरे बैच में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने क्या बोला कि भैया हमारे पास एक बात बताओ, जब साइंटिस्ट लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज़ पता है, प्रॉपर्टीज़ तो पता थी ना कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है, तो डायरेक्ट अरेंज कर देते। अरे डायरेक्ट तो मैं अरेंज कर देता, ये तो वही वाली बात है, राशन लेके आया किचन में रख दिया। भाई किचन में ऑर्गेनाइज करने का भी तो तरीका है कि दालें रखी हुई है यहाँ पे, चावल आटा रखा है यहाँ पे, मसाले रखे हैं यहाँ पे, मतलब सिर्फ किचन में पहुँचना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का भी सही तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दालों के सेक्शन में मैंने नमक डाल दिया, दालों के सेक्शन में मैंने मसालों के सेक्शन में कुछ और डाल दिया, तो ऐसे में मिस कम्युनिकेशन के चक्कर में चीज़ें गलत भी बन सकती है, ठीक है ना। अब यही चीज़ करते हुए उन्होंने ट्रिक क्या बनाई, वो एटॉमिक मास के बारे में उनको नॉलेज थी। तो उसने कहा कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से लगाए, तो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। डोबिनियर कह रहे हैं ये बात, डोबिनियर क्या कहते हैं कि मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। हमने बोला क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो, कह रहे देखो मेरे पास है लिथियम, मेरे पास है सोडियम और मेरे पास है पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सेम हुआ करती थी, ठीक है। अब वही वाली बात, प्रॉपर्टी सेम है मुझे पता है, पर मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, याद करने की ट्रिक, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं आप लोग, ट्रिक्स निकालते हो ना याद करने के लिए, तो वो तो ट्रिक बता रहा है। तो उसने क्या बोला कि एलिमेंट्स को पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगाओ। एटॉमिक मास जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, लिथियम का मास कितना है बच्चे 7, सोडियम का मास कितना है 23 और पोटेशियम का मास कितना है 39। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से लगा दिया। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर मैं पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का मीन निकालूं, मीन मतलब एवरेज निकालूं, तो एवरेज कितना आएगा 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 46 डिवाइडेड बाय 2 एंड योर आंसर इज 23। कितना आया आंसर 23 आया। तो क्या ये मास बिल्कुल सेंटर वाले के मास के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसने बोला इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, डेफिनेशन क्या बन गई, दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द मीन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट, द मीन ऑफ masses ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रॉक्सीमेटली क्यों, क्योंकि यहाँ तो आंसर एग्जैक्ट आ गया। जब वो और एलिमेंट्स पे ये ट्रिक अपनाएंगे तो आंसर लगभग डेसिमल्स में आएगा, सेम नहीं आएगा, डेसिमल्स में अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू द मिडल एलिमेंट। और अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। अगर ये ट्रिक लग जाती है तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम हो गई। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से उन्होंने यही चीज़ आजमाई किसमें, आपके क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन पे। किस पे अपनाई, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन पे। अब वही इनके मासेस, तो क्लोरीन का मास जो होता है वो आपके पास कितना था 35.5। ब्रोमीन का मास कितना है, ब्रोमीन का मास लगभग 81 है, ठीक है ना। और आयोडीन का मास कितना है 127। अब हमने बोला चलो ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं।
तो इट वॉज लाइक 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2। तो देखा कितना आ गया आंसर हमारे पास, 7 5 12, 2 और 1 कैरी, 3 और 3 6, 162.5 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 81.25। क्या 81.25 एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं है, पर उसने अपनी डेफिनेशन कवर कर दी थी। उसने अपनी डेफिनेशन में पहले ही बोल दिया था कि पहले और आखिरी एलिमेंट का जो मीन होगा मासेस का वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर आएगा। अब देख सकते हो हाँ 81.5 कैन बी सेड लाइक अप्रॉक्सीमेटली तो बराबर ही है, डेसिमल में 0.25 का तो अंतर है। तो इसके हिसाब से मतलब इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और हुई भी। आज इनको किस नाम से जानते हैं, हेलोजेंस। किस नाम से जानते हो आप लोग, हेलोजेंस नाम से। और ये क्या है आपके पास, ग्रुप 1 के मेटल्स, एल्कली मेटल्स, क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। सेम एक एलिमेंट लेके आया वो आपके पास कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब यहां पे क्या देखा गया, कैल्शियम का मास कितना है बच्चे, 40, ठीक है ना। इसका मास कितना आया 88, और इसका मास कितना आया आपके पास, लगभग 137 के आसपास। इनका एवरेज निकाले तो एवरेज निकालते कितना आ गया, ये 177 डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट कर दिया मैंने ऐड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, कितना आ रहा है बच्चे आंसर, 88.5। क्या ये एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं, बट उसने बात कवर करी हुई है, इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने के कारण ही आपके पास इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या मानी गई, सेम मानी गई। याद है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। दैट इज योर ग्रुप 2 एलिमेंट्स विच आर कॉमनली नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। आगे पढ़ोगे इस बारे में। तो यहाँ की भी ट्रिक बन गई, यहाँ की भी ट्रिक बन गई, यहाँ की भी ट्रिक बन गई, और तीनों एलिमेंट सेम है। अब अगर आप देख रहे हो तो क्या यहाँ पे हर चीज़ 3-3 के पेयर में बन रही है, बन रही नहीं बन रही। तो इसीलिए डोबिनियर जी ने क्या करा, डोबिनियर जी ने अपनी प्रॉपर्टीज का नाम क्या रखा, ही नेम दिस प्रॉपर्टी, दिस ट्रिक एज लॉ ऑफ ट्रायड्स। ही नेम्ड दिस ट्रिक एज लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब 3 का पेयर, ट्रायड्स मतलब क्या होता है, 3-3 का पेयर। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? हमने कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भैया, और एग्जाम्पल बताइए। 31 एलिमेंट्स, क्योंकि आप कह रहे थे उस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन हैं, 31 एलिमेंट्स नोन हैं, और आप सिर्फ कितने 3 3 6 3 9 के बारे में बताए हैं। और भी बताइए, औरों के लिए ट्रिप अप्लाई नहीं हो पाई, बस 3 ही जोड़े बन पाए, दैट मीन 3 ही ट्रायड्स बन पाए। उसके अलावा ये एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो पाए, क्योंकि उनके जो मासेस का एवरेज आ रहा था वो बहुत ज़्यादा अंतर में आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आ रहा था। तो हमने बोला डोबिनियर जी को कि चलो ठीक है, आपने इनिशिएट किया, आपने इतना सोचा साइंस की दुनिया में कि भाई मुझे इस चीज़ की शुरुआत कर देनी चाहिए, और आपने शुरुआत करी भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मुझे एक बात बताओ कि क्या सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स के लिए कोई इतनी मेहनत करेगा? वही वाली बात होगी, अगर मैं आपको स्कूल के बच्चों की इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए बोल रहा हूँ, 10 बच्चों का अगर मैं आपको नाम दे देता हूँ तो आप ट्रिक नहीं बनाओगे। आप बोलोगे 10 बच्चों के नाम है, मुझे डेली पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। ये तो कॉमनली नाम तो मुझे क्लास में याद हो जाएंगे जब बच्चे आए करेंगे, ठीक है ना। पेरेंट्स के नाम भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे एड्रेस बताएंगे वो भी याद हो जाएंगे, तो कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा 31 एलिमेंट्स में से इन 9 एलिमेंट्स के लिए क्या हम ट्रिक बनाएंगे? तो ही वॉज लाइक कि देखो मेरा काम था इनिशिएट करना, मैं जहाँ तक कर पाया मैंने आपके सामने रख दिया। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आपके पास क्या लेके चलेंगे, इनका हमने इसी बात को क्या मान ली, इनका ड्रॉबैक मान लिया, ठीक है ना। फेलियर नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना, फेलियर नहीं बोलेंगे। फेलियर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। आज जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इनकी बदौलत पढ़ रहे हैं। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और जिस बंदे ने, जिस इंसान ने ये चीज़ सोची है, तो खुद सोचो उसके पास कितना दिमाग होगा। तो वो फेल नहीं हुआ है, बस उसकी किस बातों में कमी रह गई है। कमी मतलब ड्रॉबैक्स रह गए हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि एलिमेंट्स की जो गिनती थी वो लिमिटेड थी। कितनी? ओनली 9 एलिमेंट्स के बारे में आप लोग पढ़ पा रहे थे, और 9 एलिमेंट्स के लिए कोई ट्रिक बनाना बड़ी बात नहीं है। इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने की वजह से हमने इनका लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं किया। आगे बात समझ में नहीं आ गई? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जिस इंसान ने, जिस साइंटिस्ट ने ये सोचने की कोशिश करी, क्या सोचने की, कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाए,
तो वो साइंटिस्ट कौन थे हमारे पास? डोबिनियर जी थे। उन्होंने क्या लॉ दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। व्हाट दैट लॉ सेज, वो कहता था कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास के हिसाब से लगाओगे और अगर पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का एवरेज विच इज़ नोन एज मीन बराबर आ जाता है तो बीच वाले एलिमेंट के, इसका मतलब उन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। और इसी चीज़ को लेकर 3 ट्राइड्स उन्होंने दिए, एक क्लोरीन का, एक लिथियम का और एक कैल्शियम का, और तीनों कामयाब थे। पर उसके आगे वो नहीं बता पाए, जो उनका ड्रॉबैक बन गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके बारे में वो बात कर रहे थे वो बहुत लिमिटेड थे, और इतने एलिमेंट्स के लिए हम लोग सिर्फ ट्रिक पढ़े, इतना कोई खास बात नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हुआ ये कि हमारे पास जो अगले साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो अगले साइंटिस्ट एनसीईआरटी ने सिर्फ उनका नाम दिया है। एनसीईआरटी कहती है सिर्फ इनके बारे में एक हल्की सी जानकारी ले लो, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई खास काम नहीं किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा कि आपके पास ऐसा कोई खास काम नहीं कर रखा है, इन्होंने कुछ बातें बोली थी जो आपको पता होनी चाहिए। बातें लाइक, साइंटिस्ट का नाम क्या है? ए ई बी डे कैन कॉट ट्वाइस, ठीक है ना। ए ई बी डे कैन कॉट ट्वाइस। घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। बस आपको बस पता होना चाहिए एनसीईआरटी ने लिखा है इनका नाम, तो आपको पता हो कि क्यों लिखा है एनसीईआरटी ने नाम। तो हुआ ये कि डोबिनियर की तरह ही अगले साइंटिस्ट जिन्होंने अपना हाथ आजमाया क्लासिफिकेशन करने के लिए, मतलब चीज़ों को एक अरेंज्ड फॉर्म में लगाने के लिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लगाने के लिए, इन्होंने भी अपना हाथ आजमाया। बट इनकी बनाई हुई जो टेबल थी, जो ट्रिक थी, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है, अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने अपनी जो टेबल बनाई थी वो बनाई थी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इस टाइप से एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में टेबल बनाई थी, और सिलेंड्रिकल फॉर्म के चारों तरफ उन्होंने क्या करे, अपने एलिमेंट्स लिख दिए विद सेम प्रॉपर्टीज़। मतलब तरीका उन्होंने भी वही, भाई आपके पास क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रूव हो तो चुके हैं। ऐसे ही और एलिमेंट्स भी आपके पास आए, तो इनका अरेंज करने का तरीका क्या था कि अगर यहाँ पे उन्होंने बैठाया लिथियम, इस पॉइंट पे लिख दिया लिथियम, तो लिथियम के ऊपर कौन है यहाँ पे? सोडियम, और सोडियम के ऊपर कौन है? पोटेशियम। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन, तो यहाँ लिखा होगा ब्रोमीन, तो यहीं लिखा होगा उन्होंने आयोडीन। यहाँ बैठा होगा अगर कैल्शियम, तो यहाँ बैठा होगा आपके पास स्ट्रोंशियम, और यहाँ बैठा होगा आपके पास बेरियम। आ रही है बात समझ में? अब इसको पढ़ने का तरीका क्या था? अब जैसे मान लो कि मेरे पास ट्यूब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिथियम लिखा हुआ है, तो इसी के ऊपर सोडियम और इसी के ऊपर पोटेशियम। मैं हल्का सा घुमाऊंगा, अच्छा कैल्शियम दिखा, कैल्शियम के ऊपर स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के ऊपर बेरियम, मतलब तीनों की प्रॉपर्टी सेम। पर ये टेबल एक आसान टेबल नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड थी। क्यों? अगर आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ें कंजस्टेड हो जाएगी, और कंजस्टेड होने की वजह से इस टेबल को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर थोड़ी सी टेबल इधर उधर हो गई, या बच्चे ने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, क्योंकि चीज़ें तो पास आ जाएंगी ना, तो गलत इंटरप्रेट करने की वजह से हो सकता है हम गलत एलिमेंट को सेम मान लें। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि ए ई बी डे कैन कॉट ट्वाइस ने मतलब अपने पास योगदान तो दिया, उन्होंने काम किया, पर क्योंकि इनका काम कॉम्प्लिकेटेड था, इसी वजह से हम इनके द्वारा दिया गया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ रोल प्ले नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ए ई बी डे कैन कॉट ट्वाइस आए, उन्होंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में टेबल दी जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, और इसलिए हमने उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब हमारे पास जो आ रहे हैं वो है सबसे ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखी, और जिसे कहते हैं कि उन्हें रॉयल सोसाइटी की तरफ से, ठीक है ना, आपके प्राइज़ भी दिया गया था उनके काम के लिए। तो वो साइंटिस्ट और कोई नहीं, वो साइंटिस्ट कौन है आपके पास? न्यूलैंड, ठीक है ना। कौन है आपके पास? न्यूलैंड जी आ रहे हैं। अब न्यूलैंड जी ने क्या करा ऐसा अलग, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो देखो होता क्या है कि न्यूलैंड जी आपके एक्सपेरिमेंट के, देखो साइंटिस्ट तो थे ही वो, ठीक है ना, केमिस्ट थे, अच्छा खासा केमिस्ट्री का ज्ञान था उन्हें। उनको भी पता था कि आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है। आजकल सब, जैसे उस टाइम पे क्या था, जे थॉमसन ने अपना क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, तो यूगन गोल्ड्स ने क्या करा था, अपने ही घर पे एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया था, उस बना भी दिया कुछ नया। तो क्यों? क्योंकि जो चीज़ चलती है फिर हर साइंटिस्ट उस पर हाथ आजमाता है, क्या पता कुछ नया नॉलेज मिल जाए। तो न्यूलैंड जी भी सोच रहे थे कि भाई क्यों ना मैं भी एलिमेंट्स को एक नए तरीके से लगाऊं और कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करूं। अब भाई कुछ की आदत होती है, आप में से भी किसी की आदत होगी जो गाने सुन के पढ़ता है, ठीक है ना। काफ़ी जैसे आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, गाने लगा दिए और अपना गुनगुना रहे हो और अपना क्वेश्चन कर रहे हो, क्या बनता है, एक माहौल सा बन जाता है, मज़ा आता है, टाइम कब बीत जाता पता नहीं लगता क्वेश्चन करते हुए। उसी तरीके से न्यूलैंड जी को भी क्या था, अपने पास गाने सुनने का बहुत शौक था। अब उन्हें गाने सुनने का बहुत शौक था, इवन उनको संगीत की नॉलेज भी थी।
अब संगीत की नॉलेज थी तो वो ऐसे गुनगुना रहे थे, भाई यहाँ तो हमारे पास हिंदी में बोलते हैं हम लोग सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ही उनके पास जैसे हमारे यहाँ सुर बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब सुर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो अपने ऑक्टेव गुनगुना रहे थे, तो हम उसको अपने नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज में लेके चलते हैं सारे गामा। तो मान लो वो सुर गुनगुना रहे हैं भैया सा रे गा मा पा धा करके, तो ये आपका सा रे गा मा पा धा नी के बाद क्या आएगा, सा। उसने बोला यार ये चीज़ तो मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं करी। हमने बोला क्या दिख गया, तो क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है, तो सबको पता है 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 8वां सुर दोबारा सा होता है, बस बोलने का तरीका अलग होता है। स्कूल में पढ़ा है ना, जब 6-7 क्लास में होंगे म्यूज़िक पीरियड होता होगा तो क्या बोलती थी टीचर, छोटे वाला सा धीरे से बोलो सा करके, और लास्ट वाला सा चिल्ला के बोलो बड़े सुर में, करती थी ना करती थी। तो आपके पास क्या होता है, उसने बोला 7 सुर होते हैं, इसमें क्या नई बात है। कह रहा अरे नई बात नहीं है यार, एक चीज़ बताओ, क्या अगर मैं इन सुरों को एलिमेंट से कंपेयर करूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट मैं रखूँगा, अगर मैं ढंग से रखूँ तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसे की तरह हो। हमने कहा समझ आए, मतलब क्या तुम बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है, तुम थोड़ी साइंस वाली लैंग्वेज में पहुँच गए, थोड़ा ढंग से समझाओ। उसने कहा देखो सा रे गा मा पा धा नी के बाद दोबारा क्या आया, सा आया। अगर मैं उस सा को सा के ही नीचे लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 7 सुरों के बाद 8वां सुर जो आता है वो पहले जैसा ही है, फिर दोबारा रे आएगा वो दोबारा पहले जैसा हो जाएगा, फिर दोबारा गा आएगा वो पहले जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हम बोल नहीं सकते कि 7 सुरों के बाद 8वां सुर रिपीट होता है, 7 सुरों के बाद 8वां सुर क्या होता है, रिपीट होता है। तो अगर मैं इसी तरीके से कुछ स्टडी करके, कुछ तामझाम देख के, सब अच्छे से नॉलेज रख के एलिमेंट्स को प्लेस कर दूं और कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूं कि 7वें एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट ऑटोमेटिकली उस एलिमेंट के नीचे आए जिससे उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो क्या बेहतरीन ट्रिक बन जाएगी। लोग संगीत में एलिमेंट्स याद कर लेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, आ रही बात समझ में। अब दिमाग में तो आ गया था और उसने बोला था अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका नाम क्या रखूंगा, इसका नाम रखूंगा मैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमने कहा ठीक है नाम रख लेना भाई, पहले प्रूफ तो कर दो। तो उसने क्या करा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करा और उसने आपके एलिमेंट्स बिठाने स्टार्ट करे। तो एलिमेंट्स कौन कौन से बिठाए उसने बताया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नाउ ये पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे स्कैंडियम, फिर यहाँ पे टाइटेनियम, और आगे मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा अभी आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। और इवन मैं यही चाहूँगा कि मैं इसको दूसरे कलर से लिखूँ, ये स्कैंडियम और ये टाइटेनियम है एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने कहा भैया आपने लास्ट के एलिमेंट रेड कलर से क्यों लिखे, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, सबका नेचुरल हैबिट है कि आप लोग जो चीज़ सिखाई जा रही है, जो चीज़ समझाई जाएगी वो नहीं कभी पकड़ोगे, जो चीज़ अलग कर दी है मैंने वो पकड़ोगे। तो मैं ये सब चीज़ें जो मैंने अरेंज करी वो कभी नहीं पूछेगा कोई, सब ये पूछेंगे कि लास्ट में अलग रंग से क्यों लिखा है। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो उसने कहा एक चीज़ देखो, लिथियम का मास कितना है, लिथियम का मास है आपके पास 7, बेरिलियम का मास कितना है 9, ठीक है ना। बोरॉन का मास कितना है आपके पास 11, कार्बन का कितना है 12, नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन कितना है आपके पास 16, फ्लोरीन कितना है 19, सोडियम कितना है 23, मैग्नीशियम कितना है 24, एल्यूमिनियम 27 एंड सो ऑन। हमने कहा मुझे एटॉमिक मास क्यों बता रहे हो, आप तो ट्रिक पढ़ा रहे थे। तो न्यूलैंड्स जी अपनी ट्रिक में पहली बात क्या बोलते हैं कि मैंने अपने सारे एलिमेंट्स को किस फॉर्म में अरेंज करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। किस फॉर्म में अरेंज करा हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास की फॉर्म में हमने उन सब चीज़ों को अरेंज किया है। हमने कहा हाँ यार अरेंज तो किया हुआ है। और अब देखो क्योंकि मैं एटॉमिक नंबर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उस समय तक एटॉमिक नंबर नहीं आया था, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर आएगा जब हम हेनरी मोज़ले को पढ़ेंगे। हेनरी मोज़ले वो पहले साइंटिस्ट होंगे जो एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे। पर अभी तक सब लोग किसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक सब लोग एटॉमिक मास के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास के ऊपर पढ़ते हुए क्या पता लगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। हमने कहा कि क्या है, क्या ट्रिक है ये। कह रहा क्या ट्रिक है, आओ तुम्हारा ट्रिक दिखाता हूँ। कह रहा देखो तुम्हारे डोबिनियर जी जो पढ़ा के गए थे उसके हिसाब से तुम्हें इतना तो पता है ना लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। हमने कहा हाँ बिल्कुल पता है सेम होती है। तो कह रहा देखो अगर लिथियम तुम्हारा पहला एलिमेंट है तो यहाँ से 700 लगाओ,
सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये तो सा बन गया, मतलब सा के नीचे सा आया, तो सा के नीचे सा आया मतलब सेम एलिमेंट के नीचे सेम एलिमेंट आया होगा, मतलब प्रॉपर्टी वाइज। कहने का मतलब लिथियम अगर आपका पहला एलिमेंट है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा? सेम होगी, और वो सेम थी। डोबिन ने प्रूव कर तो दिया था। आ रही है बात समझ में? कह रहा और कोई भी एलिमेंट जो मन करे वो उठा लो। उसने उठाया, मान लो बोरोन। बोरोन से कितना शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। सातवें का जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करेगी जहाँ से शुरुआत हुई है। तो कह रहा है इससे आसान लॉ क्या दूँ? ये तो एक सुर वाला लॉ हो गया। 7 सुरों के बाद जैसा 8वां सुर रिपीट करता है उसी तरीके से 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट भी क्या करेगा? रिपीट करेगा। आ रही है बात समझ में? इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी, रिपीटिशन। पर इनके पास ये डेफिनेशन नहीं आएगी, डेफिनेशन इसकी कोई और इंट्रोड्यूस करेगा। बट एक तरीके से यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो चुकी है? पीरियोडिसिटी आ गई है। पीरियोडिसिटी मतलब एक समय के बाद रिपीटिशन। लाइक आपके स्कूल में 45 मिनट के बाद दोबारा से क्या होता है? एक नया पीरियड दोबारा चालू होता है। 45 मिनट के बाद फिर दोबारा एक नया पीरियड चालू होता है, तो वो क्या होती है? पीरियोडिसिटी। एक समय के बाद दूसरी चीज़ जब दोबारा से इनिशिएट होती है। तो उसी तरीके से एक एलिमेंट के बाद 7 एलिमेंट गिनने ही पड़ेंगे, 8वां एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसके नीचे आएगा जिसके साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से उसने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और दूसरी बात क्या दिख रही? दैट आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट, आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट, the 8th element is having same property to that of first element, मतलब कि हमारे हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा होगा उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली पहले एलिमेंट से मैच कर रही होगी। समझ में आई बात इतनी? और क्योंकि ये सुर का इस्तेमाल किया था तो इसीलिए अब ये पेटेंट हो चुका है और ये बन गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। कोई दिक्कत यहाँ तक आई बात सबको समझ में? अब हमने बोला ठीक है, पर हमारा दिमाग तो अभी भी इन पे घूम रहा है, ये लाल से क्यों लिखे? हुआ ये था कि उनकी ट्रिक वो तो सोच रहे थे मैं आगे तक बनाऊंगा, पर ये ट्रिक और ट्रिक सिर्फ कहाँ तक कामयाब थी? कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम जो आया उसकी प्रॉपर्टी बोरोन और एल्यूमिनियम से मैच नहीं करती है, तो मतलब ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाई। सिमिलरली यहाँ पे कौन आया? टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है कार्बन और सिलिकॉन से प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है, तो ये ट्रिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं हो पाई। तो ये ट्रिक और ट्रिक सिर्फ कहाँ से चली थी? अप टू कैल्शियम। दिस ट्रिक वर्क अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के आगे ये ट्रिक काम नहीं कर पाई। कैल्शियम के आगे ये ट्रिक काम नहीं कर पाई। आई बात समझ में या नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस समय क्या पता लगा? दैट न्यूलैंड जी ने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया जिसमें सुर का उसने इस्तेमाल किया, जिसमें वो कहते थे कि 7 सुरों के बाद जिस प्रकार से 8वां सुर पहले जैसा होता है उसी तरीके से अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया जाए तो 7वें एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली पहले एलिमेंट से मैच करेगी। ये चीज़ चली अच्छे से थी, काफ़ी आगे तक गई, और इसमें हमारे पास बस दिक्कत ये आई कि ये ट्रिक अप टू कैल्शियम तक काम कर पा रही थी, उसके बाद ये ट्रिक नहीं काम कर पा रही थी। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से उनका ड्रॉबैक ही हो गया। ठीक है ना? एक तरीके से क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन मतलब कमी आ गई। कमी ये कि ये ट्रिक और आगे भी चल सकती थी, बट कैल्शियम के बाद किसी एलिमेंट ने साथ नहीं दिया उनका। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बता रहे थे भैया रॉयल सोसाइटी से इनको प्राइज़ मिला। हाँ, क्यों मिला प्राइज़? एलिमेंट्स गिनते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने एलिमेंट्स आए आपके पास? 16 एलिमेंट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं आपको। और डोबिनियर जी ने कितने एलिमेंट्स दिए थे? 9। ABAE BD कैंकेटोइस ने क्या करता है? उन्हीं 9 एलिमेंट्स का एक नया अरेंजमेंट सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो कि कामयाब नहीं हुआ। 9 के बाद सीधा 16 एलिमेंट। अच्छी खासी जम थी। कैसी थी? अच्छी खासी जम थी, और ट्रिक भी बहुत प्यारी। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ क्या आना चाहिए? सुर आने चाहिए। ठीक है ना? सा रे गा मा पा धा नी सा, जहाँ पे सा आया वो पहले जैसे सा के जैसा प्रॉपर्टी मैच करता है। दैट मीन पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो इसी चक्कर में रॉयल सोसाइटी ने क्या करा? मेरे ख्याल से इंसिडेंट लिखा हुआ है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है ना? तो हमारे पास हाँ, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इनको कौन सा मेडल दिया था? डेवी मेडल दिया था, DAVY। पेपर में नहीं आता, बस आपकी NCERT ने लिखा हुआ है तो आपको पढ़ लेना चाहिए।
तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इनको डेवी मेडल दिया। क्यों? क्योंकि इनकी जो ट्रिक थी वो बहुत आसान थी, ठीक है ना, बहुत इजी थी पढ़ पाने में, ऊपर से एलिमेंट की संख्या भी ज़्यादा थी और साथ ही साथ उनके लिमिटेशंस ठीक है थे, पर काफ़ी लोगों को इससे प्रोत्साहन मिला था। दैट मीन इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था कि हाँ, जब 16 एलिमेंट्स तक पहुंचा जा सकता है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी और बढ़ाए जा सकते हैं ट्रिक के अंदर। समझ में आई बात? और इस तरीके से न्यूलैंड वो सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्या हुआ, पब्लिसिटी गेन करी। इनका नाम बहुत 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 हवा में आया, बहुत फेमस हुआ इनका नाम, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था। एंड व्हाट वाज ही गिवन, इसने क्या दिया था हमें, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो डोबिन ने दिया था लॉ ऑफ ट्राइड एंड न्यूलैंड ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इसी लॉ ऑफ ऑक्टेव में एक वर्ड मैंने जो आपको आज बताया क्या था, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब एक समय के बाद किसी चीज़ का दोबारा से रिपीट करना, एक समय के बाद किसी चीज़ का दोबारा से रिपीट करने को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ये चीज़ भी यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी थी, कोई दिक्कत। अब इनके बाद जो साइंटिस्ट आने वाले हैं वो और कोई नहीं, वो है आपके दिमित्री मेंडलीव, जिनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि उनके लिए पूरी एक क्लास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की क्लास में अगर मैं उसे शुरू करूँगा तो होगा ये कि आपके पास, आपको पता है, टाइम हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा तो हम उसके बारे में आधा ही पढ़ पाएंगे और वो फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो एलिमेंट्स की नई डिस्कवरी करेंगे। यहाँ पे वो सबसे पहली बार एक जीरो ग्रुप लेके आएंगे नोबल गैसेस के लिए। अभी तक नोबल गैस नहीं आई है, आपने देखा होगा फ्लोरीन और क्लोरीन। मैंने कहा ना ही नियॉन लिखा, ना ही हीलियम लिखा, ना ही आर्गन लिखा, क्योंकि नोबल गैसेस अभी तक आई नहीं है। तो नोबल गैस का इन्वेंशन भी होगा इस समय पे, उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आएंगे, दिमित्री मेंडलीव लेके आएंगे। तो इसलिए उनके बारे में बात पूरी एक सिंगल क्लास में होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई कहाँ तक रखेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव तक रखेंगे, जो किसने दिया था, न्यूलैंड जी ने दिया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दिमित्री मेंडलीव से शुरू करेंगे और उसके आगे फिर हम उसके बारे में पूरी की पूरी बात एक ही सिंगल क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ख़त्म करें फिर, चलो।